आज धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किए और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आभार जताया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने मोदी जी का दिल खोलकर स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस को आज आईना दिखाया। देश में 400 पार और प्रदेश में 29 सीट के साथ ही मोदी सरकार बनने जा रही है। भाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री राजा भोज की धरती मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर आज तीसरे चरण का चुनाव का वोटिंग चल रहा है और ऐसे में माननीय मोदी जी ने अपना स्वयं का वोट डाल करके सीधे मध्य प्रदेश की तरफ आए। मैं उनका स्वागत भी करता हूं और जिस ढंग से उनकी खरगोन की और धार की सभा हुई, मैं हृदय से आभार मानता और उम्मीद करता हूं कि उनका आज का मार्गदर्शन सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को मजबूत करने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करेगा। कांग्रेस को उनने कांच दिखाया, आईना दिखाया। कांग्रेस के सारे षड्यंत्रों को पूरा देश समझ चुका है। यही कारण है कि 2014-2019 में प्रचंड बहुमत से जो मोदी जी ने कहा था 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार, 2019 में 300 पार और अब की बार 400 पार, तो जो कह रहे हैं वो करते दिखाई दे रहे हैं। लगातार जो सब तरफ के समाचार आ रहे हैं, मध्य प्रदेश की 29 और देश की 400 पार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है, क्या कहेंगे? तीसरे चरण का चुनाव में आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हर मतदाता अपना मताधिकार का उपयोग जरूर करे। लोकतंत्र का गौरव है और हम सबकी सुचिता जागृति का परिचायक है, लेकिन वोट का उपयोग सदुपयोग में बदले, भाजपा के साथ चले। बदलते दौर में भारत को सशक्त बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माननीय मोदी जी के माध्यम से गौरवान्वित है, तो हम उस क्षण को महसूस करें जो हमारे अंतर्मन में है और 21 शताब्दी भारत दुनिया का नेतृत्व करे। इस तरह से माननीय मोदी जी का जो लीडरशिप चल रही है, विश्व की सर्वाधिक लोकप्रियता में वो अपने पहले पायदान पर पहुंचे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत का हर मतदाता इस बात को महसूस करता है और वो उनके साथ खड़ा है। तो जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश में आने के बाद कार्यकर्ताओं में नए एक जोश भर के चले गए। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18। और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के मालदा से खबर आ रही है बमबाजी की, जहां बूथ के पास बमबाजी हुई है। मुंह पर गमछा बांध एक शख्स ने वहां पर बॉम्ब फेंके हैं। दरअसल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये बॉम्ब किसने फेंके हैं और बॉम्ब फेंके जा रहे हैं पोलिंग बूथ के आसपास, जो कि गंभीर विषय है। ये देखिए, बंगाल के मालदा से सामने आया। बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के कभी पूरा हो नहीं सकता। इस तस्वीर ने इस बात की फिर तस्दीक कर दी। बंगाल में जब भी चुनाव हो, राजनीतिक घटनाक्रम में ये बम धमाके, गोलीबारी, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा यहाँ की नियति बन चुका है और बंगाल की राजनीति का ये असर है, ये प्रभाव है। बंगाल जो कि बुद्धिजीवियों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन यहाँ के बुद्धिजीवियों की ये कहानी है, बिना हिंसा के वो चुनाव पूरा होने नहीं देते। बंगाल में मालदा में बॉम्बबाजी हुई है, बॉम्ब फेंके गए हैं और बॉम्ब फेंके जाने का ये मामला, पोलिंग बूथ के पास ही बॉम्ब फेंके गए हैं। और ये देखिए, और ये बम धुआं करने के लिए, आवाज धमाका करने के लिए और फिर डराकर वो गमछा बांधा हुआ शख्स आगे बढ़ता है और एक बार फिर से जो वीडियो बना रहे शख्स है उसको धमकाने की कोशिश करता है। और ये देखिए, ये बम फेंका गया है और इस बम के धमाके से जो आसपास के पोलिंग बूथ के आसपास जो लोग खड़े हैं उनमें एक दहशत आ जाती है। वो पोलिंग बूथ छोड़कर भागने लगते हैं, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। चुनाव के दौरान बंगाल में ये हिंसा की खबरें लगातार चिंता का कारण तो बनी ही हुई हैं, लेकिन इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि बंगाल में चुनाव निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए रहता है। कितनी ही सुरक्षा बल की वहां पर कंपनीज लगा ली जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ के लोगों में हिंसा और हिंसक प्रवृत्ति यहाँ पर दिखाई देती है। और अपेक्षाकृत कम चुनौतीपूर्ण यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराना देखा गया, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव बेहतरीन तरीके से कराए और अच्छे खासे मत प्रतिशत वहां से हासिल किए। 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन बंगाल जैसे बुद्धिजीवियों के प्रदेश में बम फेंके जा रहे हैं, चाकू चलते हैं, लात घूसे चलते हैं, नेताओं को मारा पीटा जाता है, चप्पलें चलाई जाती हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, गाड़ी के आगे चढ़ जाते हैं लोग, गाड़ी के आगे लेट जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कांच तोड़ने की कोशिश की जाती है। सुबह से इस तरह की घटनाएं सामने आई और ये सिर्फ आज की हम बात कर रहे हैं।
जबकि बीते कुछ जो चरणों में चुनाव हुए और आगे आने वाले चरणों में जो चुनाव होंगे, क्या इस तरह की तस्वीरें इस बात की तस्दीक नहीं करती हैं कि आगे आने वाले जो चरण के चुनाव है उसमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ज्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर बंगाल का ये चुनाव हिंसक चुनाव बन चुका है। हर चुनाव में हम देखते हैं, चाहे वो निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, ऐसी घटनाएं होती ही हैं। हालांकि बम फेंके जाने का ये जो पूरा मामला मालदा से सामने आया, ये चिंता का कारण है और परेशानी का सबब है उन सभी लोगों के लिए जो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए प्रयासों पर पलीता, और न सिर्फ पलीता लगा रहे हैं बल्कि यहां तो धमाका भी हो रहा है और उस पलीते में आग भी लगा दी गई है। ये देखिए, गमछा बांधकर वो शख्स चेहरे पर कपड़ा बांधकर पहले सड़क के ऊपर बम फोड़ता है और उसके बाद फिर भागता हुआ वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ दौड़ता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये मालदा से सामने आई। लोकसभा के तीसरे चरण का ये चुनाव इस वक्त चल रहा है और इस चुनाव में बंगाल की स्थिति ये है। इससे पहले हमारी सहयोगी रीनू ने जो खबरें दिखाई, जो तस्वीरें दिखाई, वहां पर हिंसा से जुड़ी हुई तस्वीरें आपने देखी और अब ये एक और तस्वीर मालदा और साथ ही एक चिंता का विषय ये भी आशीष की इतनी गहन चेकिंग होती है, वाहन चेकिंग के दौरान लोगों के घरों के आसपास चेकिंग होती है, बावजूद इसके बम लेकर एक युवक पहुंच जाता है पोलिंग बूथ के पास और बमबाजी भी करता है। ये वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। और एक बार सीधे हम रुख करेंगे अपने खास पैनल की तरफ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही बीजेपी से पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आशीष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अब चूंकि वोटिंग प्रतिशत ही सबसे बड़ा मुद्दा आज की तारीख में है, क्योंकि पिछला 2 चरण का चुनाव मतदान प्रतिशत कम रहा है और आज जो इस वक्त 1 बजे तक में तकरीबन 40% के आसपास वोटिंग प्रतिशत हुआ है। जितेंद्र जी, पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए इस वोटिंग प्रतिशत को लेकर, फिर आगे बात। जितेंद्र मिश्रा जी, वोटिंग परसेंटेज अभी तक अपेक्षाकृत एक सामान्य सा दिखाई दे रहा है। क्या ये वोटिंग परसेंटेज संतुष्टिजनक मानते हैं आप? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यजनक है ये घटना कि वोटिंग परसेंट तीसरे चरण में भी निश्चित तौर पर कम हो रहा है। इसको बढ़ना चाहिए था। आप हम सब लोगों ने मिलकर लगातार अपील की कि किसी तरीके से मतदान स्थल तक पहुंचे, लोकतंत्र के इस पर्व में ज्यादा से ज्यादा अपना सहयोग दें। लेकिन बहुत दुखद है कि जिस परिणाम की हम उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आ पा रहा है। आज मैं लगातार घूम रहा हूं, आज भी मैं विदिशा लोकसभा के क्षेत्र में हूं। वहां पर मैंने मतदाताओं समझने का प्रयास किया कि आखिर क्यों घर से नहीं निकल रहे। तो उनका ये कहना था कि हमको अभी तक मिला क्या, 10 साल की सरकार में हमें ना तो महंगाई पे काबू मिला, ना रोजगार के साधन मिले, इसलिए हम क्यों वोट देने जाएं। बहुत सुन के लगा और मैंने ये भी कहा कि अगर आप किसी राजनीतिक दल से खुश नहीं है तो निश्चित तौर पर उसके विरोध में वोट डालिए, लेकिन वोट तो जरूर डालिए। आप ये देखिए कि आज सरकार निश्चित तौर पर जो वादे कर रही है उसमें सफल नहीं हो रही है और यही इस बात का चिंता का विषय। बिल्कुल, आप दम भर के जितेंद्र जी ये बात नहीं बोल पाए हैं कि अगर आप मौजूदा सरकार को वोट नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने आपके वादे किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं, तो और भी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, कांग्रेस पार्टी है चुनावी मैदान में। निश्चित तौर पर मैंने ये कहा कि आप जिससे खुश नहीं है उसके विरोध में वोट डालिए, लेकिन वोट डालने जरूर निकलिए। मेरा ये कहना है कि आपने ये कहा था कि अगर महंगाई कम न कर दूं तो 50 दिनों में चौराहे पे सजा दे देना। आज 10 साल हो गए, महंगाई को लेके आपने क्या काम किया? आपकी सरकार का क्या रोड? जवाब ले लेते हैं विमल जी से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, विमल चोपड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व बीजेपी के विधायक हैं। विमल जी, वोटिंग परसेंटेज पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? वोटिंग परसेंटेज आपसे आप क्या संतुष्टिजनक मानते हैं या अभी उम्मीद है कि ये बढ़ेगा? और उसके बाद जो सवाल जितेंद्र जी ने उठाए उसका जवाब। जी देखिए, ऐसा है, मैं रायपुर लोकसभा में यहाँ रायपुर विधानसभा के हर मतदान केंद्र का भ्रमण कर रहा हूँ जी, और मेरे को मतदाताओं में जो उत्साह दिख रहा है वो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा के बराबर या उससे ज्यादा वोटिंग जो है इस चुनाव में होगी। किसी प्रकार की निराशा नहीं है, लेकिन थोड़ा गर्मी का असर जरूर है। लेकिन सुबह जो है वो बदली थी और मौसम ठंडा था, इसलिए लोग घरों से निकले। अब दोपहर के समय में थोड़ा मतदान कम होगा, लेकिन शाम को 4 से 6 फिर भारी मतदान जो है वो होगा। अब जहां कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि लोग सरकार से निराश हैं, सरकार ने क्या दिया, सरकार ने दिया या नहीं दिया, क्या दिया,
ये कह रहे हैं कि कई बार 15 लाख महंगाई, नोटबंदी, उस पर जनमत संग्रह 2019 के चुनाव में हो चुका और सरकार को उन सब कामों के लिए भारी बहुमत जो है, पिछले बार से ज्यादा भी बहुमत जो है 303 सीट दे करके जनता ने कहा कि आपने जो वादे किए थे पूरे किए, आपने जो काम किया अच्छा किया। और अब ये जो है इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर के एक प्रकार से फिर से जनमत संग्रह है। और यदि लोग भाजपा के कामों से निराश होते तो भारी मात्रा में वोट डालने जाते। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं हमको कुछ नहीं मिला। अरे कुछ नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देते, कांग्रेस के समर्थन में वोट देते। लेकिन कांग्रेस से इतने निराश हैं कि कांग्रेस का मतदाता वो घर से नहीं निकल रहा और कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब मर चुकी है, इसकी आत्मा समाप्त हो गई है। कांग्रेस घोषणा करता है। डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आप कैसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का मतदाता है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा है? ये डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा आशीष, मुझे लगता है। मैं थोड़ा सा समय देंगे, आप बता रहा हूँ, मैं सारे मतदान केंद्रों में घूम रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस एजेंट नहीं है, कांग्रेस के पंडाल में लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग मतदाता को निकालने में नहीं लगे हैं। हर तरफ उनके बूथ में, पंडाल में निराशा और अभी एक शिकायत मिल रही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथों के बाहर से भगाया जा रहा है। आप जो है शिकायत करना कांग्रेस की फितरत है और कांग्रेस के लोग जान रहे हैं कि वो उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो सिर्फ एक ही काम है, कागज और पेन लिखो, ले और शिकायत लिखो। आपको दूसरी बात बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा समय देंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता इसके पहले जो आए थे, नितिन भंसाली, कह रहे थे कि महिला सुरक्षा जो है वो खराब हो रही है, उस पर आक्रोश है। आपने खुद प्रश्न किया राधिका खेड़ा जी, उनका आरोप है कि उस कमरे में जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कांग्रेस के 3 बड़े प्रवक्ता वहां पर थे, लेकिन उन्होंने रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया, उनको कमरे में बंद कर दिया गया। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने साफ बोला कि राधिका खेड़ा जी ने विक्टिम कार्ड खेला है और उन्हें बीजेपी में जाना ही था, लेकिन उसके पहले ये सब कुछ करने के बाद वो बीजेपी में अब जाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ आज जितेंद्र जी भी जुड़े हैं। जितेंद्र जी, क्यों नहीं इस मुद्दे को हाईलाइट हाईकमान किया? क्यों राधिका खेड़ा की शिकायतों को नहीं सुना गया? रोकेंगे सर, प्लीज रुकिए। जितेंद्र जी से भी सवाल है, पूछ लेने दीजिए। क्यों नहीं हाईकमान ने इस पर एक्शन लिया? अगर वो इसकी शिकायत बार बार कर रही थी, वो सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से दुर्व्यवहार का उनको सामना करना पड़ा, क्यों कांग्रेस चुप रही? हाईकमान क्यों चुप रहा इस पूरे मामले पर? देखिए, पहली चीज तो राधिका